जी नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है तो एक बार कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आप लोगों तक आवाज़ पहुंच पा रही है इसके 30 प्रश्न को करेंगे कि हमारा सेट नंबर 9 है और पेपर 1 है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। जी सभी लोगों का स्वागत है, जितने भी लोग जुड़ गए हैं और जो नहीं जुड़े हैं वो भी अपने दोस्तों को सूचित कर दें, शेयर कर दें ताकि उन लोगों तक मैसेज पहुंच जाए। चलिए तो शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन कि पृथ्वी के 2/3 भाग पर कौन सा मंडल है। जल्दी से कमेंट कीजिए, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैव मंडल। 61 नंबर क्वेश्चन। सर ठीक से नहीं आ रही आवाज, आवाज तो लगभग ठीक से जा रही है। अगर आप लोगों तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है तो एक बार कमेंट में यस लिखेंगे। चलिए पृथ्वी के 2/3 भाग पर करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। चलिए आवाज बिल्कुल सही है। 2/3 भाग पर कौन सा मंडल है, जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा, पृथ्वी के 2/3 भाग पर कौन सा मंडल है। इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा आंसर जल मंडल। जिन्होंने भी जल मंडल आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। एक बार देख लेता हूं किन्होंने दिया है जल मंडल। चलिए जी सभी का आंसर आ रहा है जल मंडल, बी बी बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 62 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। केचुआ पेशियों एवं सूक की मदद से रेंगता है। दूसरा है कि मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। तीसरा है मेढक तैरता भी है और खुदकता भी है। और फोर्थ स्टेटमेंट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन चुनना, यानी कि कौन सा बात इसमें गलत है। चलिए 62 का आंसर दीजिएगा। 62 अभी तक आप लोग 61 का ही दे रहे हैं। 62 का आंसर बताइएगा। केचुआ पेशियों एवं सूक की मदद से रेंगता है। दूसरा है कि मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है। तीसरा मेढक तैरता भी है और फुदकता भी है। फोर्थ है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है आपके सामने। चलिए जी सही जवाब बिल्कुल आ गया है। पहला बात है कि केचुआ पेशियों एवं सूक की मदद से रेंगता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मनुष्य के शरीर में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। ठीक है, संधि किसको कहते हैं, तो 2 अस्थियों के संगम को संधि कहते हैं। सभी लोग जानते हैं कि जहां पर 2 अस्थियों का संगम होगा वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। तो मनुष्य के शरीर में 3 संधि, 3 प्रकार के संधि। पहला अचल, दूसरा अर्धचल और तीसरा चल। ठीक है, अचल मतलब उस संधि को कहते हैं जिसमें गति नहीं होती। ठीक है, जहां पर गति नहीं होती। अर्धचल जहां पर गति मतलब बहुत कम गति होती, जहां पर बहुत कम गति होती है। और जहां पर बिल्कुल अबाध रूप से गति होती है उसको चल कहते हैं। जहां पर हल्का फल्का गति होता है उसको अर्धचल कहते हैं। और जहां पर बिल्कुल गति नहीं होता वह उसको कहते हैं अचल। तो मनुष्य के सिर में अचल संधि पाई जाती है, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तीसरा है कि मेढक तैरता भी और खुदकता भी है, ये भी बात सही है। चौथा स्टेटमेंट है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण 24 घंटे होता है, ये बात क्या है, गलत है। ठीक है, जब तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है पौधों तक तब तक ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया या क्रिया होती है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा केवल 4 जो है हमारा स्टेटमेंट क्या है, असत्य है। तो 62 का आंसर हो गया 4। 62 का आंसर क्या हो गया, 4 हो गया। 62 का 4। चलिए 63 की ओर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। 63 जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। जी 63 का आंसर जल्दी से आप लोग दीजिएगा। 63
दही जमने का कारण क्या है? जीवाणु, कवक, प्रोटिस्टा या विषाणु? चलिए आंसर आ गया 63 का ए, बिल्कुल सही जवाब। दही जो है जीवाणु के कारण जमता है, जो जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। दही जो है जीवाणु के कारण जमता है, जीवाणु का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। जी बिल्कुल, सभी का जवाब सही है। चलिए बहुत अच्छा, जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से जुड़िए। चलिए 64 निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? जल्दी से बताइए, ये सारा बात आप लोगों तक जानकारी दी जा चुकी है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है? तो आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोस। रोनाल्ड रोस, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका रोनाल्ड रोस। और इनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में इनको क्या मिला था? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। सक्सेस क्लासेज ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस का कितना फी है? ऑफिस में कांटेक्ट करिए। 64 का आंसर हो गया ए। चलिए 65 की ओर चलते हैं हम लोग जल्दी से। 65 भोजन पचने का सही क्रम। भोजन पचने का सही क्रम, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मतलब खाने से पचने तक, आपका चैप्टर है ना ईवीएस में पढ़ना, खाने से, चखने से पचने तक। तो 65 का आंसर बताइए। सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है और सबसे लास्ट प्रोसेस क्या होता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में भोजन पचने का सही क्रम क्या है? मनुष्य के शरीर में भोजन पचने का सही क्रम क्या है? सक्सेस क्लासेज ऑनलाइन एडमिशन लेना है, आप कल दिन में कॉल कर लीजिएगा ऑफिस के नंबर पे, अभी आंसर दीजिए। चलिए किन्हीं का आंसर आ रहा है 65 का ए, सभी का 65 का ए। चलिए विपिन कुमार का भी आंसर आ चुका है ए, गुड़िया का भी आंसर आ चुका है 65 का ए। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। भोजन पचने का सही क्रम है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी कि भोजन को अपने मुख के अंदर ले जाते हैं, शरीर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? पाचन होता है। उसके बाद पाचन होने के बाद भोजन का हमारे शरीर के द्वारा क्या होता है? अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद क्या होता है? स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब जो भोजन अवशोषित होता है, ठीक है, जैसे विटामिन अवशोषित हुआ, मिनरल्स अवशोषित हुआ, ये सब सारा कहाँ पहुंचता है? तो रुधिर के पास पहुंचता है। रुधिर के पास पहुंचता है और उसके बाद जो भी अवशेष बच जाता है, ठीक है, जो भी शेष बच जाता है वो क्या हो जाता है? उसका बहिष्करण हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर के बाहर निकल जाता है। तो 65 का आंसर हो गया ए। बिल्कुल सभी लोगों का जवाब सही है। भोजन पचने का सही क्रम है अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। तो बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल अच्छे, सभी लोग का जवाब बिल्कुल सही है। चलिए 66 की ओर। 66 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा कि मिट्टी के फर्श को गोबर से क्यों लीपा जाता है? ऑप्शन है ताकि वह चिकना हो जाए, दूसरा ऑप्शन है ताकि वह खुशबू दे, तीसरा ऑप्शन है कि ताकि कीड़े ना आए, चौथा है क्योंकि गांव में गोबर बहुत ज्यादा मिलता है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा 66 का आंसर। 66 जल्दी से कमेंट कीजिए 66 का आंसर। जी बिल्कुल, गांव में दीवार को या फर्श को गोबर से इसलिए लीपा जाता है ताकि कीड़े ना आए। तो 66 का आंसर हो गया सी। 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? 67 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? जी बिल्कुल सभी लोगों का जवाब बिल्कुल सही। गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? 67 बताइएगा। 67 गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? पहला ऑप्शन है ताकि वह घास भूसा सुरख सके, दूसरा है ताकि वह घास भूसा चबा सके, यानी कि आंसर हो जाएगा उपयुक्त ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, ठीक है। तो 67 का आंसर हो गया, 67 का आंसर हो गया, सॉरी एक सेकेंड, 67
67, गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? ताकि वह घास भूसा सुरख सके। दूसरा है ताकि वह घास भूसा चबा सके। तीसरा है उपयुक्त ए और बी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सॉरी ए और बी दोनों नहीं होगा, ए होगा। ठीक है, गाय के आगे के दांत छोटे इसलिए होते हैं ताकि वह घास भूसा को क्या कर सके? सुरख सके। और बाकी पीछे वाले दांत से वो घास भूसा को क्या करता है? चबाता है। ठीक है, क्या करता है? चबाता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए, 67 का आंसर हो जाएगा ए, कि गाय के आगे के दांत छोटे क्यों होते हैं? ताकि वह क्या कर सके? घास भूसा को सुरख सके। ठीक है, सुरख सके मतलब अपने मुंह के अंदर ले जा सके। अगर दांत बड़ा होगा तो घास भूसा को अंदर ले जाने में क्या होगा? दिक्कत होगा। तो 67 का आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल। चलिए 68 पे हम लोग आते हैं। 68 का आंसर बताइएगा। 68, लद्दाख में चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? ऑप्शन आपके सामने है। लद्दाख में चांगपा जनजाति किस प्रकार की कृषि करती है? 68 बताइएगा। तो आप लोगों को बताए थे कि लद्दाख में जो चांगपा प्रजाति होती है वो क्या करती है? तो वो छोटे जानवरों को रखती है, खास करके बकरियों को रखती है। ठीक है, और जिस टेंट में रखती है उसको कहते हैं रेबो। ठीक है, ये लोग एक जगह से दूसरे जगह क्या करते हैं? घूमते रहते हैं। ठीक है, तो घूमते रहते हैं तो इनको अपना सामान बांधने में थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, तो वो सामान बांध करके एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं। इसलिए ये लोग जिस प्रकार की खेती करेंगे उसको कहेंगे चलवासी पशुचारण, क्योंकि ये ज्यादातर खेती नहीं करते, ये ज्यादातर क्या करते हैं कि पशुपालन करते हैं। ठीक है, और पशुपालन करते हैं किसका? तो बकरी, जो कि ठंडे मतलब कि ठंडा में रह सकती है। ठीक है, और उसी से बनाया जाता है पश्मीना शाल। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये लोग चलवासी पशुचारण करते हैं। 68 का आंसर हो जाएगा डी, कि चलवासी पशुचारण। चलिए मैं एक बार देख लेता हूँ कि किनका किनका आंसर आया 68 का डी। चलिए बहुत लोगों का जवाब आया 68 का डी। ठीक है, लद्दाख में जो चांगपा प्रजाति होती है वो चलवासी पशुचारण करती है। ठीक है, देखिएगा पहला ऑप्शन है कि गहन निर्वाह। गहन निर्वाह, गहन कृषि कौन करेंगे? जो एक जगह पर स्थिर रहेंगे। कर्तन और दहन कृषि, कर्तन और दहन कृषि में मतलब जो खेत में जो भी झाड़ी या घास फूस उग जाते हैं उसको काट करके क्या करते हैं? काट करके जला देते हैं, यानी कि कर्तन करते हैं। कर्तन मतलब काटना और दहन मतलब जलाना। और मिश्रित कृषि, जिसमें एक ही खेत में या एक ही साथ बहुत सारे फसल को उगाया जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि आलू के साथ हम लोग धनिया पत्ता भी उगा लेते हैं, मूली भी उगा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है। तो 68 का आंसर हो जाएगा डी। चांगपा जनजाति जो होती है एक जगह पर कभी नहीं रहती है, वो हमेशा एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहती है। तो ये कैसा कृषि करती है? तो चलवासी पशुचारण करती है। चलिए 69 पे आते हैं हम लोग, कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता? ठीक है, 69 क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता। जल्दी से आइएगा आप लोग 69 पे। ऑप्शन है कि सार्वजनिक वाहनों के प्रयोग से, दूसरा एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से, तीसरा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से, चौथा है उपरोक्त सभी से। 69 का आंसर जल्दी से आप लोग बताइएगा। 69 का आंसर क्या होगा? तो देखिएगा उपरोक्त सभी से जो है, उपरोक्त सभी से यानी कि सार्वजनिक वाहन के प्रयोग से। अगर हम लोग सार्वजनिक वाहन का उपयोग करेंगे तो वाहन कम चलेंगे। ठीक है, तो इससे वायु प्रदूषण कम हो सकता है। एलपीजी और सीएनजी के प्रयोग से भी वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस के प्रयोग से भी वायु प्रदूषण कम होगा। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्वेश्चन क्या था आपका 69, एक सेकंड, कि किसके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता? जी बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी के द्वारा वायु प्रदूषण नहीं होता। चलिए ठोस वस्तुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठोस वस्तुओं के विषय में, तो ठोस वस्तु देखिएगा, ठोस वस्तु जो है अंतराण्विक बल क्या होता है? अत्यधिक होता है। यानी कि दो ठोस वस्तु है उसमें जो आंतरिक बल होता है वो क्या होता है? बहुत अधिक होता है। इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, बिल्कुल सही बात है। इनका घनत्व अधिक होता है, यानी कि उपरोक्त सभी। यानी कि उपरोक्त क्या हो जाएगा? सभी।
उपरोक्त सभी ठोस वस्तुओं के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपरोक्त सभी। चलिए बहुत ही आसान सा प्रश्न 71, निम्न में से कौन सी हानि बांधों से होती? ये बताया गया आपको, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 71 का आंसर क्या होगा जल्दी से। ये क्लास में मैंने बताया आप लोगों को। सेवेंटी 71 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए 71 का आंसर आ रहा है कि बांधों से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। बिल्कुल सही बात है, बांध से विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, ये भी बात सही है। बांध बनाना क्या होता है? खर्चीला होता है। ठीक है, बांध बनाना क्या होता है? खर्चीला होता है, यानी कि सभी बातें लगभग क्या है? सभी बातें लगभग सही है। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी। बांध से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, यानी कि अगर जंगल है तो जंगल काटना पड़ेगा। विस्थापन मतलब यदि बांध के आसपास पहले से, नदी के आसपास पहले से लोग रह रहे हैं तो उनको एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ेगा। बांध बनाना खर्चीला भी होता है, यानी कि उपरोक्त बातें सभी क्या है? सही है। तो 71 का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 72 की ओर चलेंगे हम लोग। निम्न में से किन ग्रहों का घूर्णन पूरब से पश्चिम होता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है? बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ग्रह है, ग्रहों का जोड़ा है जो पूरब से पश्चिम की ओर? ठीक है, यानी कि घूर्णन जो है इनका उल्टा होता है। तो साफ साफ आपको नजर आ रहा होगा शुक्र और अरुण। तो 72 का आंसर हो जाएगा सी। 72 का आंसर क्या होगा? सी। चलिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। 73 है क्वेश्चन। यह चित्रकारी महाराष्ट्र में बनाई जाती है। दूसरा कह रहा है इस चित्रकारी में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इस चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 73 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्रकाठी चित्रकारी। ठीक है, क्या हो जाएगा? चित्रकाठी चित्रकारी। 73 का आंसर चित्रकाठी चित्रकारी। इसमें यह चित्रकारी जो है महाराष्ट्र में बनाई जाती है। इस चित्रकारी में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, किसी कहानी को कैसे प्रस्तुत किया जाता है? तो चित्र के रूप में, और इस चित्रकारी में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसको कहते हैं चित्रकाठी चित्रकारी। तो 73 का आंसर हो गया ए। याद कर लीजिएगा आप लोग, 73 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। 74 हम लोग देखते हैं, अलबरूनी उज्बेकिस्तान का निवासी था, यह किसके साथ भारत आया था? तो इसका बहुत ही आसान सा प्रश्न है, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। ठीक है, तो 74 का आंसर हो जाएगा महमूद गजनी के साथ वो भारत आया था। यहाँ के तालाबों के बारे में उन्होंने अपने पुस्तक में जिक्र किया है। तो 74 का आंसर हो जाएगा बी। 74 का आंसर क्या हो गया? बी। चलिए 75 की ओर आइए। किसको कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं? ठीक है, किसको कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं? 75। तो साफ साफ बताए थे कि कुड़ुक भाषा में जंगल का मतलब क्या होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रुकूंगा, बहुत देर से मैंने आप लोगों का कमेंट नहीं लिया है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसको कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं। निम्नलिखित में से किसको कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं? 75। पचहत्तर का आंसर जल्दी से आप लोग बताइए कि निम्नलिखित में से किसको कुड़ुक भाषा में जंगल कहते हैं? तो 75 का आंसर हो जाएगा बी। जी बिल्कुल सही जवाब है तोरांग। ठीक है, कुड़ुक भाषा में जंगल को क्या कहते हैं? तोरांग। सूरजमणि वाली कहानी याद आ रही होगी आप लोगों को। जी 75 का आंसर हो गया बी। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए 76 की ओर चलते हैं हम लोग, 76 की ओर। निम्नलिखित में से खेलों का महत्व कौन सा है? खेलों का महत्व। ठीक है, खेल से क्या होता है बच्चों में? सोचिए और बताइए, खेल से बच्चों में क्या होता है? खेल से बच्चों में क्या होता है? खेल से बच्चों में क्या होता है? विपिन कुमार पूछ रहे हैं कि वर्ली चित्रकारी क्या होता है? वर्ली देखिए, महाराष्ट्र में एक जगह है वर्ली, वहां पर चित्रकारी जो फेमस है उसको कहते हैं वर्ली। जैसे कलमकारी आपको कर्नाटक में है, मधुबनी पेंटिंग आपको बिहार में है, उसी प्रकार से वर्ली है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग का नाम कैसे पड़ा? जगह के नाम पर पड़ा। ठीक वैसे ही आपको वर्ली है।
चलिए 76 का आंसर क्या होगा, तो 76 का आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा 76 का आंसर हो जाएगा डी। इसमें व्यक्तित्व का विकास होता है, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास होता है, व्यक्ति का सामाजिक विकास होता है, इन्हें उपरोक्त सभी। 76 का आंसर हो गया डी। चलिए 77, निम्न में से कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को दर्शाता है? कौन सा कथन पर्यावरण शिक्षण के महत्व को दर्शाता है? क्रियाओं के अंतःसंबंध में परिवेश के विषय में समझ को विकसित करता है। ठीक है, परिवेश की समझ को विकसित करता है। फोर्थ ऑप्शन हम लोग देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन है कि यह पर्यावरण की समस्याओं, उनके निदान और पर्यावरण का संरक्षण सिखाता है। यानी कि लगभग सभी बातें जो क्या है सही है। ठीक है, तो 77 का आंसर हो जाएगा डी। सभी सारी चीजें पर्यावरण के विकसित होता है, यानी कि इसका आंसर होना चाहिए 78। कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका नीति तेल, पेट्रोल, डीजल वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। इस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन से कौशलों का विकास करना चाहती है? तो 78 का आंसर जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 78। एक कक्षा 5 की पर्यावरण की शिक्षिका है जो अपने शिक्षार्थियों से तेल में कौन कौन सा चीज, मैंने आपको बताया था कि तेल का मतलब पेट्रोल और डीजल से और बिना तेल से चलने वाले वाहनों के नाम लिखने को कहती है। तो इस गतिविधि के द्वारा वह शिक्षार्थियों में किस कौशल का विकास करना चाह रही है? तो देखिए यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, अवलोकन कर रहा है। अवलोकन मतलब देख रहा है कि कौन सा गाड़ी जो है तेल से चल रहा है और कौन सा जो है बिना तेल से चल रहा है। ठीक है, बिना तेल का मतलब इलेक्ट्रिक वाहन हो सकता है और तेल से चलने वाले वाहन जो पेट्रोल और डीजल से चल रहे हैं। तो यहाँ पर बालक अवलोकन कर रहा है और क्या कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर बालक क्या कर रहा है, अवलोकन और रिकॉर्ड। तो अवलोकन कौशल का विकास यहाँ पर शिक्षिका करवाना चाह रही है बच्चों में। तो 78 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए 79, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका चारू ने शिक्षार्थियों को बताया कि अब भारत में भी महिलाएं कोई भी कार्य कर सकती है। इस संदेश के द्वारा वह शिक्षार्थियों को क्या बताना चाहती है? इस संदेश के द्वारा शिक्षार्थी को क्या बताना चाहती है? जल्दी से बताइएगा आप लोग। 79 का पर्यावरण शिक्षिका चारू जो है वो कहती है अपने बच्चों से कि भारत में अब महिलाएं जो है कोई भी कार्य कर सकती है। जी, भारत में जो है महिलाएं क्या बताना चाहती है? चलिए, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका चारू ने शिक्षार्थियों को बताया कि भारत में महिलाएं कोई भी कार्य कर सकती। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती। यहाँ पर शिक्षिका क्या करना चाहती है? तो लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को तोड़ना चाहती, लैंगिक रूढ़िवादिता के भ्रम को क्या करना चाहती है? तोड़ना चाहती है। तो 79 का आंसर हो जाएगा बी। 79 का आंसर बी। चलिए 80 पे चलते हैं हम लोग। एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में सुनीता अंतरिक्ष में शीर्षक पाठ को शामिल करने का क्या कारण नहीं है? ठीक है, चलिए एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में क्या कारण नहीं? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। मनीष कुमार निराला, आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, मैनेज कीजिए। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए 80 का।
चलिए 80 का आंसर क्या होना चाहिए? 80 का आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा डी। ठीक है, 80 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी। अब कैसे होगा देखिएगा आप लोग। ठीक है, पहला ऑप्शन है कि यह घटना अंतरिक्ष यात्रियों की जिंदगी में झांकने का अवसर देती है, तो बिल्कुल बात क्या है? सही है। यह घटना स्पेसशिप में भौतिक स्थितियों का वर्णन करती है, भी बात सही है। यह घटना स्त्री पुरुष लिंग जेंडर रूढ़िवादिता को चुनौती देती है, भी बात सही है। चौथा कि यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है, ये बात क्या है? गलत है, क्योंकि कहीं पर भी जिक्र आपके चैप्टर में नहीं है किसका? गुरुत्वाकर्षण का, क्योंकि यहाँ पर बच्चे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। ठीक है, और बच्चे छोटे होते हैं तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण को सिर्फ संकेत के रूप में बच्चों को बताना है कि गुरुत्वाकर्षण शब्द का कोई चर्चा है ही नहीं आपके चैप्टर में, बस संकेत दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, कि सुनीता अंतरिक्ष में है। इसका उद्देश्य ये नहीं है कि यह घटना गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो 80 का आंसर हो गया डी जी, 80 का आंसर हो गया डी। चलिए 81 की ओर चलते हैं हम लोग। 81 चलिए 81 की ओर आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य है? पहला है कि कक्षा कक्ष में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। दूसरा कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना। बच्चों को अपने निकटतम परिवेश से परिचय प्राप्त करने के लिए अवश्य अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी कि उपरोक्त सभी। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। 81 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। एट्टी वन का आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। चलिए 82 की ओर चलते हैं। 82 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु का निर्धारण करते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए? तो देखिए, पहला है कि यह प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को एकीकृत तरीके से जोड़े। दूसरा है कि यह पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे। तीसरा, यह शिक्षार्थियों को ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका न दे। चौथा, यह रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे। ठीक है, यह रट कर सीखने की प्रवृत्ति को क्या करे? हतोत्साहित करे। ठीक है, तो देखिएगा, निर्धारण करते समय निम्नलिखित विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। तो पहला है कि यह सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को एकीकृत तरीके से क्या करे? जोड़े। दूसरा, यह पर्यावरण के प्रति सरोकार उत्पन्न करे, ये भी बात सही है। ज्यादा प्रश्न पूछने का मौका ना दे, तो ये बात क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह रट कर सीखने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करे, तो ये भी बात क्या है? सही है। अगर यहीं पर रहता कि प्रोत्साहित करे, ठीक है, प्रोत्साहित रहता तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। लेकिन है हतोत्साहित करे, बिल्कुल, यानी कि रट कर सीखने पर बल नहीं देना। हतोत्साहित का मतलब यही हुआ। तो हो जाएगा इसका आंसर 1, 2 और 4। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4। चलिए 83 की ओर। 83 नंबर क्वेश्चन है आपका। एट्टी थ्री की ओर। निम्न में से किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव प्राप्ति होती है, जिससे उसका अधिगम सक्रिय एवं सार्थक होता है? ठीक है, कौन सा ऐसा शिक्षण सिद्धांत है जिसमें बालक को करके सीखने का मौका मिलता है? ठीक है, करके सीखने का मौका मिलता है किसमें? तो क्रियाशीलता के सिद्धांत में। क्रियाशीलता के सिद्धांत में बालक को प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से करके सीखने का अनुभव मिलता है, अवसर मिलता है। तो 83 का आंसर हो गया बी। चलिए 84 की ओर जल्दी से हम लोग बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु नहीं है? ठीक है,
तो देखिएगा मैंने आपको बताया था कि 6 विषय वस्तु है, निम्न में कौन सा नहीं है, तो सौर मंडल जो है पर्यावरण का विषय वस्तु नहीं है। ठीक है, सौर मंडल जो है पर्यावरण का विषय वस्तु नहीं है। तो 84 का आंसर हो गया सी। 84 का आंसर क्या हो जाएगा सी। बाकी आप लोग 6 विषय वस्तु जानते हैं। 6 विषय वस्तु कौन सा है, तो पहला है परिवार एवं मित्र। ठीक है, परिवार एवं मित्र है, भोजन है, आवास है, यात्रा है, जल है और वस्तुएं करने एवं सीखने के लिए। चलिए 85 की ओर चलते हैं हम लोग। 85 पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या नहीं होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तक में क्या नहीं होना चाहिए, आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्या होना चाहिए कि परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, लग रहा है कि सही बात है। ठीक है, दूसरा है रट कर सीखने पर उत्साहित करना चाहिए, ये बात सही है। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, ये बात नहीं होनी चाहिए। तो 85 का आंसर हो गया डी। 85 का आंसर क्या हो गया डी। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। चलिए 86 पत्तियों के विषय में पढ़ाने हैं तो शिक्षक को किस बात पर जोर नहीं देना चाहिए, किस बात पर जोर नहीं देना चाहिए। तो जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। तो देखिएगा 86 का आंसर यहाँ पर एक ही हो जाएगा कि याद करना। याद करना हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो 86 का आंसर हो गया ए। इस पर बल नहीं देना चाहिए, इस पर जोर नहीं देना चाहिए, किस पर, तो याद करने पर। बाकी आपका सारा सही है, तो 86 का आंसर हो गया ए। 86 का आंसर क्या हो गया ए। चलिए 87 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या करना, जोड़ना। ठीक है, सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, बाकी क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना उसके बाद है, आकलन में सफलता प्राप्त करना ये उसके बाद है। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या हो जाएगा ए, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ए। चलिए 88 की ओर। 88 शैक्षिक अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए एक शिक्षक को अपनी योजना में क्या सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक अवलोकन यात्रा को आप एक यात्रा पर ले जा रहे हैं तो उसमें एज ए शिक्षक आपको क्या सम्मिलित करना चाहिए, एज ए शिक्षक आपको क्या सम्मिलित करना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा आपको यहाँ पर ऑप्शन है ए कि यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहे और उस स्थान पर शांतिपूर्वक अवलोकन ना करें, अवलोकन ना करें, तो ये बात क्या हो जाएगा गलत। दूसरा है क्रियाकलापों की एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना, उस विद्यार्थियों के साथ यात्रा के साथ पूर्व साझा करना, ये बात होना चाहिए। यदि आप शिक्षार्थियों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं तो सबसे जरूरी चीज है कि एक सीट प्रदान करिए जिसमें बच्चे अवलोकन करके उसमें रिकॉर्ड करेंगे और अपनी यात्रा को क्या करेंगे, आपसे आप उसके बारे में आप पूर्व साझा करेंगे और बच्चे रिकॉर्ड करने के बाद क्या करेंगे, आपसे उसके बारे में बाद में आपसे शेयर करेंगे। इसका आंसर हो गया बी, इसका आंसर क्या हो गया बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 89 प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठचर्या किस तरह की होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस की पाठचर्या किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर जिसमें बच्चों को खोजने का अवसर मिल रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 89 का बी। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। चलिए 90 की ओर चलते हैं हम लोग जल्दी से। 90 की ओर जल्दी से। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। निम्न में से शिक्षण सहायक सामग्री कौन सा महत्व नहीं है। इसका 2 ही ऑप्शन दिया गया है गलती से। चलिए इसका ऑप्शन ही नहीं है।